बोर्ड परीक्षा में आपको भी लाना है अच्छे अंक, तो कैसे लिखना होगा हमें आंसर, ये बहुत जरूरी होता है। मैंने बहुत सारे मेरे साथियों से एनालिसिस किया और उसके बाद में आपके लिए एक ऐसा प्लान बनाया है कि आपकी तैयारी जो भी है उसको लेकिन पेपर में प्रेजेंट कैसे करोगे वो बहुत मायने रखता है। अगर हम पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छे करते हैं तो हमारे 5-10% निश्चित रूप से और इंक्रीज हो जाते हैं। कौन कौन सी हम गलतियां पेपर में करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, इन सारी बातों की हम जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। गलती होगी लिखते समय, अब क्या करें सर, पेपर मेरा तो छूट जाता है, पूरा होता ही नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे प्लान करूं, पेपर में कैसे लिखूं, सर मेरी तो राइटिंग बहुत खराब है, अब मैं क्या करूं। इन सारे सवालों के जवाब हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा, कुछ बोर्ड की तो प्रारंभ हो गई है और कुछ बोर्ड की परीक्षा बहुत कम समय में शुरू होने वाली है। ऐसे में आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर हमें नोटबुक में जो हमारी जो आंसर शीट होगी, जो बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होगी, उसके अंदर हम लिखेंगे कैसे। तो इन सारे सवालों को कुछ टॉप टिप्स 10 टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, और आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कि सर सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं करने पर नंबर कटते हैं क्या? अगर हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं करते हैं तो हमारे नंबर कटेंगे क्या? देखिए हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है, मोस्टली जो पैटर्न है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी इस तरह से फॉलो होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो सेक्शन ए, जैसे मान लो कि आपका सेक्शन ए इस तरह से है, सेक्शन ए, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है और इसके अंदर अलग अलग आपके मान लो कि आजकल जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, फिलअप भी पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपके इस तरह से 1 से लेके मान लो कि 15 क्वेश्चन पूछे हैं सेक्शन ए के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 1 से लेके 15 क्वेश्चन पूछे हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप इसको कैसे लिखें। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, आप इसको ऐसे लिखें, आप इसको ऐसे लिखें, ऐसे आंसर करें, आंसर क्वेश्चन नंबर 1, और इस तरह से आप या तो ऐसे ऐसे तो ज़्यादा जगह रहेगी आपकी, तो ऐसे में आप इसको ऐसे बना लेवे, ऐसे फटाफट से ऐसे बना लेवे, और यहाँ पर आपका ये जैसे पहले रोमन संख्या वाला जो क्वेश्चन 1 है ये, और इसमें आपका आंसर जैसे मान लो ए है, यहाँ पे सी है, ऑप्शन है वो लिख दीजिएगा। कई टीचर्स ऐसे भी सलाह देते हैं कि भाई आप जो ऑप्शन लिखते हैं इस ऑप्शन के आगे आप उसमें वो लिख भी दीजिए वो है क्या। भाई इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको ठीक से लिख रहे हैं, बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं, तो इसमें नंबर मिल जाएंगे आपको। इस ए के अंदर लिखा हुआ क्या पॉइंट है, यानी वो थ्योरी में क्या, वो लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती। आपके पास पर्याप्त समय रहता है कि नहीं बहुत टाइम हमारे पास लगता है तो लिख दीजिए। बाकी इतना ऐसे सीक्वेंस से लेके 15 तक के क्वेश्चन आपको ऐसे कर देने हैं क्वेश्चन आगे, तो आपकी जगह भी यहाँ पे बच जाएगी, कॉपी में ज्यादा जगह भी नहीं लगेगी और बढ़िया सिस्टमेटिक टीचर को चेक करने में बड़ी आसानी रहेगी। पूरा का पूरा आराम से यहीं पर वो चेक कर पाए। देखो जितना ज्यादा आप कंफर्ट फील कराओगे ना अपने एग्जामिनर को, उतना है वो नंबर देने में आपको कंफर्ट फील कराएगा। अरे यार बड़ा अच्छा टीचर, बच्चा बहुत अच्छा है, इसने तो 1 से लेके 15 क्वेश्चन के आंसर ऐसे टिक 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 लिख रखे हैं, हाँ उसको चेक करने में कितने आसान होगी। भाई मैं भी टीचर हूं तो मैं भी कॉपी चेक कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये नोटबुक इसकी जो कॉपी है बहुत अच्छी है, बच्चे ने अच्छे से किया है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। नंबर देने में भी फिर टीचर क्या है थोड़ा सा एकदम ईजी रहता है कि यार कहीं बच्चे ने थोड़ी बहुत गलती कर दी है फिर भी ठीक से नंबर दे दो इसको। तो आपको सेक्शन को ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 15 मान लो कि आपके एमसीक्यूज है, इमेजिनेशन के लिए मैंने माना है, तो आप इनके आंसर यहीं पर दीजिए, ऐसे एक साथ में दीजिए। मान लो किसी का आंसर आपको नहीं आ रहा तो सोच लीजिए उसके बाद में दीजिए, लेकिन दीजिए वहीं पर एक ही जगह पर, ताकि टीचर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े आपकी कॉपी चेक करने में। नंबर 2, दूसरा मान लो कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ रहा है और इसके अंदर मान लो कि यहां पर आपके फिलअप के क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से लेकर के 7, मैं इमेजिनेशन के लिए मान लेता हूं 1 से लेकर 7 आपके फिलअप के क्वेश्चन आए। तो कोशिश कीजिए कि आपको 1 से 7 लेकर के आपको वहीं पे कीजिए, इनको भी आप वहीं पे कीजिए, ताकि टीचर को ज़्यादा, एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। आंसर क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो ये फिलअप वाले हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आगे आगे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जा करके, जरूरी इस रो में लिखें क्योंकि नहीं तो फिर इसमें आएगा नहीं आपका आंसर। तो इस तरह से लिख सकते हैं जो भी आंसर आपका रिक्त स्थान वाले है तो ज्यादा जगह तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरह से आपको लिख सकते हैं इसमें। लेकिन ये आंसर ऐसे सारे के सारे ऐसे। अब आपके कईयों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर 1 2 3 आपने सीक्वेंस लिखा है, अगर मैं इसकी बजाय ऐसा न करके मैं पहले 7 नंबर क्वेश्चन करूं, हाँ, और फिर 1 नंबर क्वेश्चन करूं, ऐसा करूं तो। अब देखो एग्जामिनर क्या है कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लो कि 7 क्वेश्चन है, 7 में से 1 आपको नहीं आ रहा तो उसको छोड़ करके आगे, भाई जैसे 4 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो इसको छोड़ करके या फिर अपने पेपर में थोड़ा उसका डॉट लगा कर रख लीजिए,
कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, बाद में कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, 3 तो सही है ना आपके। तो ऐसा नहीं कि चौथा क्वेश्चन गलत हो गया तो एग्जाम आपके 5वां 7 छठा अगले वाला भी गलत करेगा, नहीं करेगा भाई। तो कर सकते हैं, ऐसे फॉलो कर सकते हैं। जितने भी टॉपर्स है ना वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, टॉपर जो बच्चे होते हैं, अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे, वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो आपको इस तरह से करना है। अभी हम सेक्शन फर्स्ट के अंदर ही चल रहे हैं। सेक्शन फर्स्ट में ऐसे आपने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपने इस तरह से कर लिया। अब मान लेते हैं कि ये आपने पहले एमसीक्यूज का ऐसे कैसे कर लिया, वो जो रिक्त स्थान आपके आते हैं, फिलअप आते हैं, उनको भी आपने ऐसे ही कर लिया। बाद में मान लो कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हेडिंग में तो आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 3 है, लेकिन इसको अंदर जाकर के आप देखो तो इसमें और क्वेश्चन मान लो मिलते हैं, 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए इनको भी इस क्वेश्चन 3 के अंदर ही करने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप आंसर क्वेश्चन नंबर 3 करते हो, आंसर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, अब इसमें पहला क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, मान लो कि कोई नहीं आया तो सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। भाई 10 क्वेश्चन में सर 1 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही इसको करना है। इसको और कहीं ले जाकर के नहीं करना है कि भाई और कहीं एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि यार ये कहाँ है, ये जो रोमन संख्या वाला क्वेश्चन नंबर 2 है ये कौन से का है ना, ये सेकंड क्वेश्चन का था, फर्स्ट का था, थर्ड का है, किसका, उसको ढूंढना नहीं पड़े, उसको मेहनत नहीं करनी पड़े, यानी मिलना चाहिए यहीं पर। यहाँ इसको ऊपर नीचे जहां तक हो सके सीक्वेंस फॉलो करो। लेकिन मान लो लगता है कि नहीं सर ये ऊपर नीचे हमसे हो रहा है, एक क्वेश्चन हम ऐसे कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 3 में ही सारे हो, नीचे जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही सीक्वेंस के हिसाब से किया जाए। उसके बाद में और अगर सेक्शन की बात करें, ये तो हमारा एक ही था, सेक्शन ए के अंदर ही अभी हम थे, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर और 15 एमसीक्यूज के, क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर 7 रिक्त स्थान से, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से लेकर 10 तक के छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब मान लो कि हम पहुंच गए सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी के अंदर मान लो कि इस तरह से आपके सीधे क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल के लिए माने तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आप ऊपर हेडिंग डाल देना सेक्शन बी, आप ऊपर हेडिंग डाल देना, आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग डाल देनी है सेक्शन बी। अब मान लो कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ रहा है, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ रहा है, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ रहा है, लिख दीजिए। आंसर क्वेश्चन 5 नहीं आ रहा आपको, आंसर क्वेश्चन 5 नहीं आ रहा, आप सोचते हैं कि बाद में करूंगा, तो कोई जरूरी नहीं है, आप आंसर क्वेश्चन नंबर चेक कर सकते हैं। लेकिन जब वापस इसको करो तो कोशिश ये कीजिएगा कि भाई जो इसका सेक्शन है इसी के अंदर ये क्वेश्चन हो, इसी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 15 है तो इसी सेक्शन के अंदर हो। बाय द वे कि मान लो कि एक क्वेश्चन था आपने इसमें कर नहीं पाए और लास्ट में आपको याद आ रहा कि यार सेक्शन बी का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो मेरा रह गया, अब क्या करूं, तो इतना भी लोड नहीं लेना है। लास्ट में टाइम बचे तो ऊपर वापस हेडिंग डाल देना सेक्शन बी और उस क्वेश्चन को कर देना। ऐसा कब करना है, जब लगे कि यार ऐसी भूल हो गई है तब करना, अदरवाइज आपको सिस्टमैटिक ढंग से सेक्शन बी के क्वेश्चन सेक्शन बी में ही करने हैं। फिर बात आती है हमारी सेक्शन सी की। सेक्शन सी में फिर इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर के आपको एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करने वाला है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है, वो उसको कंफर्ट जोन फील कराओगे, उतना ही आपके लिए वो नंबर देने में कंफर्टेबल रहेगा। तो सेक्शन के क्वेश्चन सेक्शन के अंदर ही करने हैं, उसमें भी सीक्वेंस फॉलो करो तो द बेस्ट है। अगर नहीं कर पाओ तो कोशिश करना है कि वो इस सेक्शन के अंदर ही हो, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाता तो कोई बात नहीं। तो ये सबसे पहला सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं करने पर नंबर करते हैं क्या एग्जामिनर, वैसे तो नहीं काटता भाई, मैं अगर किसी की कॉपी चेक करता हूं तो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन कई बार मान लो कि परेशानी हो रही है टीचर को, तो परेशानी में टीचर करेगा क्या, वो फिर वो जो नंबर जितने आने वाले, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1.5 दे देगा, 1 दे देगा कि यार आगे पीछे जाना कितना परेशान होना पड़ रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है। नंबर 2 दूसरा प्रश्न आता है, सर राइटिंग बहुत खराब है, क्या करें। जिनकी राइटिंग मोती भर की है, सुंदर है, उनके तो बढ़िया आवाज डिजाइन लगा करके बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं, लेकिन जिनकी राइटिंग खराब है वो क्या करें। सर राइटिंग बहुत खराब है, करें क्या। आपकी राइटिंग अगर पढ़ने योग्य है, रीडेबल है, चिंता नहीं करनी है। पढ़ने योग्य हो यानी पढ़ सके हो, पढ़ने योग्य अगर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, मार्क्स नहीं काटेगा एग्जामिनर, नहीं कटेंगे भाई। जो आपने, जैसे आप 10th के विद्यार्थी हैं या 12th के विद्यार्थी हैं, 9 साल तक जिस चीज़ को आप सुधार नहीं पाए, अब एग्जाम से 5-10 दिन पहले सुधार लोगे क्या आप, नहीं सुधरेगा, उसके चक्कर में फालतू में पेपर रह जाएगा। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। जो आपकी लिखावट है उसको बरकरार रखना है, चिंता नहीं करना है, नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। रीडेबल हो, पढ़ने योग्य हो, ऐसे नहीं हो कि भाई आप लिखो वो समझ ही नहीं आए, है ना, उसके लिए तो माइक्रोस्कोपी लेना पड़े या बड़ी परेशानी हो, ऐसा नहीं। पढ़ने योग्य है, राइटिंग कैसे भी हो, बी कॉन्फिडेंट रहिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर 3 आती है, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्या करें। बहुत सारे जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, आप फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लीजिए, अकाउंट्स ले लीजिए, ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, थ्योरी भी ज़्यादा आती है, जिसमें पेपर पूरा करने में बड़ी परेशानी आ रही कि सर इतना बड़ा बड़ा है, लिखने में बहुत समय लग जाता है, तो पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या करें। तो जो बड़े पेपर हैं जिनमें ज़्यादा समय लग रहा है, सबसे पहला जो टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या, छोटे क्वेश्चन पहले करते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो पहले करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले, छोटे छोटे जो प्रश्न है वो पहले वो करते हैं, पहले करते हैं, उसके बाद में बड़े प्रश्न करते हैं। इसका कारण क्या है कि मान लो कि कोई बड़ा प्रश्न आपने करना स्टार्ट कर दिया, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आपने करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए मान लो 1 पेज पूरा लग रहा है, और इसमें कोई गलती हो गई या फिर गलती होने की संभावना या बीच में कहीं आप अटक रहे हो, तो उसके चक्कर में छोटे छोटे कई प्रश्न रह जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा, जो टॉपर्स विद्यार्थी होते हैं वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करते हैं, उसमें से कोई नहीं आता तो वो छोड़ देते हैं, वो रखते हैं मार्क करके कि भैया इसको मैं बाद में कर लूँगा, उसके सीक्वेंस से वो चलते रहते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करें और बड़े वाले क्वेश्चन बाद में करें, ताकि आपका जो कोई प्रश्न है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन से कम मार्क तो आपके बढ़ते जाए। दूसरी बात, जब आप मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करें, आप क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जो मॉडल पेपर है उससे प्रैक्टिस करते हैं, जो मॉडल पेपर बने हैं उनसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने मॉडल पेपर से प्रैक्टिस नहीं किए तो जल्द प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे उत्कर्ष ऐप के अंदर भी मॉडल पेपर हमने उपलब्ध करवा रखे हैं, उससे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मॉडल पेपर से जब प्रैक्टिस करें तो अपना टाइम चेक करो, कितना टाइम लग रहा है, और टाइम में ये भी ध्यान रखें कौन से सेक्शन में, सेक्शन ए में कितना टाइम लग रहा है, सेक्शन बी में कितना टाइम लग रहा है, सेक्शन सी में कितना टाइम लग रहा है, सेक्शन डी में कितना टाइम लग रहा है। आपको सेक्शन का टाइम भी आपको चेक करना है कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। फिर उसमें देखना है कि कहाँ ज़्यादा लग रहा है, उसको कम करने की कोशिश करनी। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो एमसीक्यूज वाले हैं, यहाँ पे मान लो कि कोई प्रैक्टिकल चीज़ आई तो उसमें समय लगेगा आपको, बाकी आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है, पढ़ रखा है, तो इनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इनमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इनमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आपको जो सेक्शन बी है उनमें भी ज़्यादा वक्त लगता है। सेक्शन सी और डी जो होता है मोस्टली बच्चे को ज़्यादा समय उसमें लगता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, लिखने होते हैं, सोचना भी होता है। तो ये जो टाइम बचाने वाले जो है, अब मान लो 1 से 15 एमसीक्यूज में आपको 14 एमसीक्यूज आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, लेकिन एक नहीं आ रहा है, आप बैठे उसको लेके ये एमसीक्यूज नहीं आ रहा, क्या करूं। टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं आ रहा है कोई ना, टिक लगा के रखो, पेपर में छोटा सा डॉट लगा के रखो, बाद में कर देंगे, उसको लेकर के बैठना नहीं है, टाइम बचाना है, टाइम का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। गलती क्या करते हैं विद्यार्थी, ये तो करते हैं यार ये तो हो गया, ये नहीं हुआ, अब क्या करूं, उसके चक्कर में टाइम लग जाता है। उसको छोड़ के आगे चलो ना भाई, आगे वाले जो आ रहे हैं उनको करो ना। वैसे ही पेपर में आपको 15 मिनट का पेपर पढ़ने का टाइम इसलिए दिया जाता है ठीक है। और क्या करना है, और जो होता है आपको जो पेंसिल से कुछ चीज़ लिख करके रखनी है। मान लो कि बड़े क्वेश्चन करें आप, तो पेंसिल से कुछ लिख करके रख लो कि भाई पॉइंट है, फटाफट से लिख के रख लो, इरेजर अपने पास साथ में रखो, स्केल साथ में रखो, भाई एक पॉइंट 4 पॉइंट लिख दिए एक साइड में, फिर उससे लिखते जा रहे ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपका दिमाग चलता रहे, बाद में पॉइंट के लिए आपको सोचना नहीं रहे। तो पेंसिल से लिख करके लो। चार्ट फॉर्मेट यूज करें, आप चार्ट बना करके लिखोगे तो उससे क्या आपको लिखने में भी आसानी होगी, कम समय में कम जगह में आप ज़्यादा लिख पाओगे। अब मान लो जो क्वेश्चन होते हैं डिफरेंस वाले हैं सॉरी, डिफरेंस वाले यानी अंतर वाले क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, उसमें ये स्ट्रेटेजी तभी काम में लेना। मान लो कि 2 डिफरेंस पूछे, 2 आपको बढ़िया डिफरेंस आ रहे हैं, लिख दीजिए, तीसरा नहीं लिखना है, लेकिन 2 डिफरेंस पूछे हैं, आपको लग रहा है एक में डाउट है, यार ये मेरा सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। आपको लगता है कि भाई यार इसमें डाउट हो सकता है तो एक्स्ट्रा, अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंट है तो जितने पूछे उतने करने, आगे पे नहीं जाना, ठीक है सॉरी, आगे चलते हैं। तो अब 3 समस्याओं का समाधान, 3 टिप्स मैंने बता दी हैं। चौथे टिप्स की ओर चलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए का क्या शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। बच्चे हो चाहे टीचर हो, पढ़ाते समय ज़्यादातर क्या करते हैं, मैं अपना उदाहरण दूं कि हम जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो उसमें शेयर एप्लीकेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, शेयर एप्लीकेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऐसे लिख देता हूं, यानी एप्लीकेशन को मैंने APP लिखा, एप्लीकेशन जो है उसको मैंने APP लिखा। अब देखो हर व्यक्ति में मेरिट्स डिमेरिट्स होती है, तो हमें हर व्यक्ति की अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। कोई लगे कि ये ठीक नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मैं अक्सर क्लास में भी यही बच्चों को कहता हूँ, आपको भी यही कह रहा हूँ। तो आपको कोशिश करना है पूरा लिखना है, जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उसको यूज नहीं करना है, पूरा का पूरा लिखना। मैंने एक एग्जाम्पल मेरा ये दिया है, आप अपने सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म होती है उनको नहीं लिखना है, जहां तक हो सके कोशिश करें शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, उसको पूरा लिखना है। पूरा लिखोगे तो बेहतर क्या होगा, वो सुंदर लगेगा और आपका अभ्यास में भी ऐसे रहेगा। तो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। बाय द वे लग रहा है कि सर बहुत बड़ा पेपर है, मैं तो इसको नहीं लिखूंगा तो मेरा बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, तो इतना भी लोड नहीं लेना, कहीं कहीं लगता है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। अगला टिप्स क्या आपका, आंसर लिखते समय गलत लिख दिया, अब कैसे काटें। भाई गलती तो हो सकती है ना, किसी से भी हो सकती है गलती। तो मान लो कि आपने ऐसे लिख दिया
उच्चारण, ठीक है, मैं गलत लिख देता हूं पहले ना, उच्चारण ऐसे लिख दिया, एक गलत लिखा हुआ, ठीक है, गलत लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए हिंदी में सॉरी, तो इसको मुझे गलत लिख दिया, अब मैं क्या करूं इसको, है ना, अब इसको तरीका क्या है, जैसे मैं इसकी जगह दूसरा लिख देता हूं, छोटा लिख देता हूं कोई, ऐसे लिख दिया, ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है, ये मैंने इतना ही लिख दिया, मैं गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ऐसे गलत लिख दिया मैंने। अब इसको काटने का तरीका, एक तो क्या है, विद्यार्थी क्या करते हैं, भाई साहब ऐसे ऐसे बढ़िया वाला, एक क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, है ना, और कोई तरीका भी आपके पास है तो मुझे बताना कि सर ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, एकदम पूरा घोट देते हैं, ऐसा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो काटा हुआ एग्जामिनर को दिख जाएगा, आपको इसका टीडा या सीधा एक साइड से काट सकते हैं, या तो इसको सीधा ऐसा इतना सा काट दीजिए, एग्जामिनर को पता चल जाएगा भी काटा हुआ है, इतना सा काट दीजिए, हल्का से इसको काट दीजिए, समझ में आ जाएगा। इसको इतना नहीं करना है कि नहीं भाई मैं एकदम पूरा से कर दूं, व्हाइटनर तो उपयोग करना ही नहीं होता, वैसे भी आपको पता ही होगा। तो आंसर लिखते समय अगर गलत लिख दिया तो चिंता नहीं करनी है, उसको इतना सा ऐसे काट देना है, लोड नहीं लेना उसका कि भाई गलत हो गया, आप क्या करूं, कैसे करूं, ज़्यादा इसको इरेज नहीं करना। अंडरलाइन किसको करें, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आंसर जब लिखते हैं अंडरलाइन करने की आदत पड़ गई, भर भर के अंडरलाइन कर रहे हैं। मान लो कि एक आंसर हमारा, मान लो कि 5 लाइन का आंसर है, 5 लाइन के अंदर कम से कम 10 अंडरलाइन कर दी, बार बार पेज को कर दिया, नहीं करना भाई। आप अंडरलाइन किसको करोगे, अंडरलाइन आपको उसको करना है जिस पॉइंट को आप एग्जामिनर को दिखाना चाहते हैं कि सर ये देखिए ये मैंने लिखा है, स्पेशली आपको देखना है, इससे आप नंबर दे पाओगे मेरे, तो उसी को अंडरलाइन करना, बाकी को नहीं करना। केवल इंपॉर्टेंट, आपको लगता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उन्हीं को अंडरलाइन करना है, बाकी को आपको अंडरलाइन नहीं करना है ना। ये आपको तय करेगा, आपके सब्जेक्ट पे तय करेगा, आपके उस टॉपिक पे, आपके क्वेश्चन पे तय करेगा कि वह कौन सा चीज़ आपको एग्जामिनर को दिखाना चाहता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब अंडरलाइन किससे करें, कौन से पेन से करें, मेरा तो सजेशन ये है कि आप एक ही पेन यूज करें, ब्लू पेन एक ही यूज करें, दूसरा पेन यूज करने की आवश्यकता नहीं, डिजाइने लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई शादी नहीं, कौन कितना बढ़िया तैयार होकर आया है उसके हिसाब से बढ़िया लग रहा है, नहीं करना कुछ भी। जितना अच्छा लिखोगे, जितना बढ़िया लिखोगे, जितना सही लिखोगे, उसके मार्क्स मिलेंगे, डिजाइनों के मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं। तो आप एक ही ब्लू पेन यूज करें, उसी से अंडरलाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रेड पेन तो यूज करना ही नहीं करना है। न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी कैसे करें, न्यूमेरिकल जो है, जिस भी पेपर के अंदर न्यूमेरिकल होते हैं, जहां पर क्वेश्चंस वगैरह करने पड़ते हैं, अब न्यूमेरिकल वालों की बड़ी समस्या आती है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसे भी हम करें क्या। तो उनको एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो कहीं पर सेंटीमीटर लिखना है आपको, तो ये पूरा लिखना है ना, कि इसमें क्या है, कोई किसी में सेंटीमीटर है तो लिखना है कि इसका सेंटीमीटर है, कोई यूनिट है तो उसको यूनिट लिखना है कि भाई इसमें आगे यूनिट ये है, कोई नंबर लिखना है। कहीं रुपए हैं तो ये पता लगना चाहिए ना कि रुपए हैं, इसमें रुपए का सिंबल आपको लगा देना, रुपए लिख देना, ऐसा नहीं वो लिखो ही नहीं हो आप। तो आपको ये जरूर कोई सिंबल है तो उसको यूज करना आपको, है ना। मान लो कि कोई मैथ्स वगैरह है जिसके अंदर अलग अलग होता है ना ऐसे, तो वो आपको यूज़ करने हैं, प्रॉपर लिखने हैं, उनको ढंग से लिखने हैं। तो न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन करो तो इस तरह से आपको लिखना है, कोई नंबर है तो उसको नंबर लिखना है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, कुछ है तो उसको लिखना है, यूनिट है तो लिखना है, रुपए है तो रुपए का सिंबल लगाना है, ऐसा लिखना है। लिखे बिना क्या पता चलेगा नंबर है क्या है, पूरा लिखना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करते समय ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट में वर्किंग नोट भी बनते हैं, तो वर्किंग नोट आप क्वेश्चन से पहले या बाद में कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि वैसे ही करना है आपको। और जिनमें वर्किंग नोट नहीं बनते तो उसको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को आपको करते रहना है। अगला आपकी जो समस्या आती है कि सर कैसे लिखें, तो हर आंसर के बाद कितनी लाइन छोड़े सर, आंसर तो कर दिया। अब वे विद्यार्थी जो बिल्कुल भी लाइन नहीं छोड़ते हैं, आंसर के अंदर ही जैसे लाइन खत्म हुई उसी के साथ में अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको लाइन छोड़नी है, पास में चिपक के नहीं लिख देना है, एग्जाम में चेक करा, टिक लगा दिया, अगला क्वेश्चन तो आया नहीं करना है ऐसी गलती। एक लाइन, कम से कम एक लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन छोड़ सकते हैं, एक या दो लाइन आप छोड़िए। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 लाइन आपको छोड़नी है, ताकि जब कॉपी चेक करने वाला एग्जाम उसको दिख जाए कि भाई नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े। आंसर याद नहीं आ रहा, क्या करें। एग्जाम में देखो ये स्ट्रेटेजी केवल तभी फॉलो करना है जब आपको आंसर नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। ये मुझे वैसे बतानी नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार चलो बच्चों को कुछ हेल्प हो जाए। आंसर याद नहीं आ रहा, क्या करें। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको एग्जैक्टली पूरा उसका आंसर नहीं आ रहा, आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना है। उस क्वेश्चन को पॉइंट्स वगैरह में नहीं लिखना है, क्योंकि पॉइंट्स में लिख दोगे दिक्कत हो जाएगी, आपको उसको पैराग्राफ में लिखना है।
उसको आपको क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना। अब पैराग्राफ में लिखोगे तो ना, देखो ये स्ट्रेटेजी है, ये साइकोलॉजी का गेम है ये। जैसे एग्जामिनर चेक कर रहा है, पैराग्राफ दिखा यार, आधा पैराग्राफ है, 5 लाइन है, 10 लाइन है, सोचेगा यार इतना है, ठीक है इतने नंबर का है, थोड़ा कुछ बच्चे को दे देता हूँ नंबर। लेकिन ये फॉलो तब करना है जिस क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं आ रहा है, कि भाई ये सर आ ही नहीं रहा था इसलिए हमने ये दिमाग लगाया ऐसा कर दिया, उसमें इसको फॉलो करना है। जिसका सही आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट काम करना है ना, पॉइंट टू पॉइंट को हाईलाइट करके और उसके अंदर डिटेल लिख देनी है। तो वहाँ तो देखो वो सही रहेगा। जहाँ नहीं आ रहा, कम आ रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि सर इसमें तो कुछ नंबर लेके आ जाऊँ, ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था मुझे, उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी मतलब कि यार ये 1-2 क्वेश्चन सर रह रहा था, इसको कर देते हैं। तो पैराग्राफ में उसको करना है ताकि एग्जाम में से कुछ नंबर उसमें दे दे। ठीक है, अगला अंतिम जो टिप्स है वो आपके लिए क्या है, डायग्राम फॉर्मेट पेन से बनाए या पेंसिल से बनाए। भाई जो डायग्राम बनाने हैं, साइंस में जो डायग्राम बनते हैं, या हम अकाउंट्स में बात करें तो डायग्राम बनते हैं, इकोनॉमिक्स में बनते हैं, मैथ में जो भी डायग्राम बनते हैं, डायग्राम कैसे बनाएं। डायग्राम आपको कोशिश करें किससे बनाना है, पेंसिल से ही बनाना है, आपको पेंसिल से ही बनाना है। और जो डायग्राम होते हैं जैसे हमारे फॉर्मेट वगैरह होते हैं, अकाउंट्स में बात करो तो वहाँ पे फॉर्मेट होते हैं, तो पेंसिल से बनाना है ना। लाइन स्केल से खींच देनी है आपको, और इसमें इतनी ज़्यादा डिजाइन नहीं लगानी कि लाइन ऊपर बराबर देख रहे हैं एकदम पूरा, जैसे कारपेंटर काम करता ना वो, कि भाई नहीं 1 भी इंच ऊपर नीचे नहीं करना, उसका एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। फटाफट से डायग्राम बना करके उसके अंदर लिखना है। जो साइंस के डायग्राम है उसको ढंग से बनाना भाई, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन जो फॉर्मेट जो है, सॉरी ये जो फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्केल लेना है, पेंसिल से लाइन खींचे खत्म। पेन से नहीं खींचने का इसलिए कहते हैं क्योंकि पेन के बाद जो इंक है ना वो भी इधर उधर हो जाती है, फालतू आपकी जो कॉपी होती है उसको खराब करता है। तो पेंसिल से कीजिए, डायग्राम फॉर्मेट जो है पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो ये 10 टिप्स थे जो आपकी परीक्षा में आपकी जो तैयारी है, आपके जो मार्क्स है उनको और इंक्रीज करेंगे, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उसे और इंक्रीज करेंगे। कुछ और बेसिक बातें हैं जो मैं भी आपको बता देता हूँ कि कॉमन टिप्स जो सारे एग्जाम के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन टिप्स है। एग्जाम के फॉर्मेट को समझना कि एग्जाम कैसा है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। 5 सालों के पेपर आपको रिवाइज करने हैं, जो पिछले सालों के जो पेपर है 5 सालों उनको रिवाइज करने हैं, मॉडल पेपर को आपको रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला याद रखना है, उसका अभ्यास करना है, कोई फॉर्मूला जो है ना उनको याद करना है, अभ्यास करना है। आंसर सीरियल नंबर सावधानी से लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई ऐसे करते हैं, बड़ा मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है उसका, आंसर का नंबर नहीं लिखते हैं, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर का नंबर नहीं लिखते हैं। मुझे बेसिकली बहुत कम गुस्सा आता है, नहीं आता है, लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा आता है जब बच्चा आंसर का नंबर नहीं लिखता है। क्वेश्चन है जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें लिखता नहीं आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे नहीं लिखता है। अब ढूंढता रहे, टीचर ढूंढे उसको कि कहाँ गया। तो ये गलती किसी को भी नहीं करनी है, आपको आंसर सीरियल नंबर लिखना तो 100% है और सावधानी से लिखना है, सही लिखना है, सावधानी से लिखना है। रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड बनाए। फ्लैश कार्ड को छोटे छोटे जो कार्ड होते हैं ना, फ्लैश कार्ड जो होते हैं, जैसे किसी को लेक्चर देने जाना होता है, 1 घंटे लेक्चर देना है तो उसका मान लो कि 20 पेज का वो लेक्चर है, उसको फिर वो क्या करता है 2 पेज में करता है, फिर उसको फ्लैश कार्ड में करता है। फ्लैश कार्ड में केवल की पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं, उससे वो 1 घंटा लेक्चर दे देता है बढ़िया तरीके से। तो फ्लैश कार्ड के अंदर आपका पूरा एग्जाम जो होता है उसका फ्लैश कार्ड छोटा सा कि ये की पॉइंट है, उससे पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 10 टिप्स मैंने आपको बताए हैं वो आपके एग्जाम में जो आपके मार्क्स है उसको इंक्रीज करेंगे और आपके लिए बहुत फायदा प्रदान करने वाले। अगर वीडियो अच्छा लगता है और ये मेहनत मेरी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।